हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो हम जो टॉपिक प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ ये पढ़ के कट ऑफ आराम से क्लियर किया जा सकता है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। ये जो क्लासेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे आपके 2-3 क्वेश्चंस पक्के हैं। तो ये इसमें हमने सबसे पहले देख लिया था, एक रिकैप देख लें हम कि सबसे पहले हमने इंडिया की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन में जो है और जो समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन का सतत विकास का 2015 में, उस समिट में भागीदारी इंडिया ने किया था। फिर इसके गोल डिसाइड हुए थे 2030 तक के अचीव करने के लिए, जिसके लिए भारत ने नेशनल एजेंडा डेवलपमेंट एजेंडा तैयार किया था और इस एजेंडे के बेसिस पे काम करना शुरू किया। और एक इन गोल्स को अचीव करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, जिसको कि एमडीजीएस भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश जो है इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है 2030 से। इसके बाद हमने देख लिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कितने गोल्स हैं, ये क्या होते हैं, इसके बेसिक 3 आवश्यकताएं या 3 जो है इसके पिलर्स हैं हम कह सकते हैं, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और इसके 3 सेक्टर्स क्या थे, 3 एस्पेक्ट्स थे, एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिकल, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक। ठीक है। फिर ये था कि ब्रुटलैंड कमीशन जो था उसने पहली बार जो है 1987 में आर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित बात की गई थी। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और ये 17 गोल्स मैंने आपको बताए थे और मैंने होमवर्क भी दिया था कि ये गोल्स आपको याद करने हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि एमपी ने जो है 10 टारगेट एरिया रखे, जिसमें कि हमको ये 17 गोल्स को अचीव करना है। बहुत सारे मैसेज और मुझे पर्सनली कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में भी आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो ले आएँ। लेकिन अभी जो है मैं ट्राई करूँगी कि इसको जो है ऐसी सिंपल भाषा में बोलूँ कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिक्कत ना हो, है ना? दोनों मीडियम कवर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ऑफ़िशियली जो हमने निकाला है एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो वहाँ पे हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ये रिपोर्ट इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो इसको जो है इंग्लिश को मैं डिकोड करके हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ और आप इसको जो है नोट डाउन करते चलिए, है ना? तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, गोल्स तो हमको याद करने ही हैं। गोल्स तो मैंने आपको टेलीग्राम में एक छोटा-सा पोस्ट किया था, जिसमें कि हिंदी में गोल्स के बारे में लिखा हुआ था, वहाँ से आप याद कर लीजिए। ये जो टारगेट एरिया है, इसको मैं हिंदी में जैसे टर्म बोलते जाती हूँ, तो आप इसको कॉपी में नोट करते जाइए। तो आपके पास में इसके नोट्स हिंदी में भी तैयार हो जाएँगे और ये इससे अच्छा मैटर और कहीं नहीं होगा, है ना? तो ये हमने टारगेट एरियाज़ देखे थे इधर और इन टारगेट एरियाज़ को अचीव करने के लिए 17 गोल्स ये दिए हुए हैं। ये हम क्विक रिकैप कर रहे हैं। फिर हमने देख लिया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी क्या स्थिति है ना? क्राइम में हमारी क्या स्थिति है, आर्थिक स्वतंत्रता में हमारी क्या स्थिति है, उसके बाद में इनइक्वालिटी में हमारी क्या स्थिति है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। एमपी के चैलेंजेस हमने देख लिया था और फिर हमने ये जो है सारे क्वेश्चंस कल लगाए थे। ये सारा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिवाइज करते चले साथों साथ चीज़ों को। उसके बाद हमने जो है एक-एक गोल उठाए थे कि जो है गरीबी में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की कितनी है अभी 2023 तक के, और ये है एमपी इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ₹52,406 और इंडिया का है ₹77,803, है ना? उसके बाद में हमने देख लिया था कि जीरो हंगर में हमने देखा था कि जो अंडरवेट चिल्ड्रन हैं वो अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, तो ये है 28.7%, जो रिड्यूस होते जा रहा है। 2005 से 15 में रिड्यूस हुआ, 15 से फिर जो है अभी एट प्रेजेंट रिड्यूस हुआ। फिर वास्टिंग, मोटापे वाले बच्चे, है ना, दुबले पतले बच्चे, ये सारे हमने देखे थे। चलिए, उसके बाद फिर हमने देख लिया था कि एनेमिक बच्चों का परसेंटेज मध्य प्रदेश में 2020 में 60% है, जिसको कि 2030 तक 55% पे लाना है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी जो है मध्य प्रदेश को अभी फिलहाल में जो है 73% पॉपुलेशन एंगेज्ड है, तो हमको ये 60% पॉपुलेशन 2020 तक की हो गई है और 2030 तक के 50% पॉपुलेशन की एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मतलब इसके अलावा जो रोजगार के अवसर है उसमें 50% जनरेशन को पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना है।
उसके बाद जो हमारे काम का था, हमने ये वाला पेज मैंने बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर है ना, नवजात शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण कितना क्या है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। इसके बाद में अलग-अलग इंडिकेटर्स हमने देखे थे, ये गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये सारा हमने देखा था। उसके बाद कहाँ आ गए हम, ये भी, हाँ, ये पेज भी हो गया था जिसमें कि हमने जेंडर एम्पावरमेंट मेजर किया था। फीमेल का लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में लेटेस्ट 60.02 और 2020 तक के 70% और 2024 तक 80% और 2030 तक 100% करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। हमारी लेजिस्लेचर मतलब हमारी जो संसद और विधानसभा है, उनमें विधानसभा में जो सीटों का परसेंटेज है, तो 2013 में 13% था, 20 में 20%, 2024 में 33% और 2030 तक के इसको 50% करना है। डिजिटल लिटरेसी मतलब जो ये नवाचार है, जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट का यूज़ है ना, जो अभी एट प्रेज़ेंट जो हमारी ज़रूरत है, हम जो पढ़ रहे हैं क्या है, ये डिजिटल लिटरेसी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं। तो डिजिटल लिटरेसी अमंग वुमेन, महिलाओं में डिजिटल साक्षरता, तो ये 2020 में 30% था, 24 में 60% और 30 तक के 100% करना है। वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन रेट, महिलाओं के कार्य में, रोजगार में योगदान, तो 2011 तक के तो बहुत ही कम 32% था, जिसको कि एटलीस्ट 50% 2030 तक करना है। बट अभी भी एट प्रेजेंट जो है ये गैप काफी लंबा है। इसके बाद में वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन रेट 2011 में ये जो है कितना था, जो हमने अभी पीछे देखा स्लाइड में, 32.6%। कितना था, 32.6% था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको हमको 2030 तक की जो है कितने पे लाना है, इसको हमको लाना है 50% पे, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद में जेंडर इक्वलिटी, डिजिटल लिटरेसी अमंग वुमेन, ये जो मैंने अभी बताया सेम वही चीज है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो इसका मतलब है स्वच्छ पानी और स्वच्छता। तो क्लीन वाटर के लिए जैसे अटल जल मिशन हो गया, सैनिटेशन के लिए क्या है, स्वच्छ भारत अभियान है ना। शहरों को जो रैंकिंग दी जाती है स्वच्छता की, जिसमें कि इंदौर वापस से 7वीं बार नंबर 1 हो चुका है, ये इसमें आ जाएगा। जो इंदौर जो है 7वीं बार 7 टाइम नंबर 1 पोजीशन पे है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भोपाल जो है वो स्वच्छ राजधानी में 5th पोजीशन पे है, ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो देखो, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी मतलब स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नेशनल लेवल पे जो है 46.72% है और मध्य प्रदेश में 82.65% है। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद में जो पाइप से घरों में पानी की सप्लाई होती है, वो पूरे इंडिया में 52% प्लेसेस पे सप्लाई हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 37.87% है, जिसे कि बढ़ाना है। और घरेलू जल कनेक्शन जो होते हैं ना, हर घर जल नल योजना, तो वो 15% अभी अभी इंडिया में है और अभी हमारे एमपी में 8% जगहों पे ही अवेलेबल है। इसके बाद में ये तो ग्राफ में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी आप करोगे। ये अभी जो हमने बात किया ये वही है कि ये देखो, अब ये है टारगेट्स क्या रखे गए हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी 2020 तक की, इसमें कुछ नहीं दिया है। पाइप्ड वाटर सप्लाई कवरेज मतलब पाइप से घरों तक के या खेतों तक के पानी पहुंचाने की सप्लाई 2020 तक की 70% और 24 तक के 65% और 2030 तक के 60%। मतलब इसको कम करके हमको किसको बढ़ाना है, हमको इसको बढ़ाना है, हाउस होल्ड वाटर कनेक्शन, कि हम सीधे वाटर कनेक्शन दे दें ना पाइप से ना करके। तो ये 15% को करना है 25% और 2030 तक के 30% करना है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, in the context of Madhya Pradesh, which sustainable development goal would be particularly relevant for addressing issues related to the conservation and sustainable use of water resources? कि मध्य प्रदेश के संबंध में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर मैं एसडीजी बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, है ना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रही हूँ। बार बार एसडीजी अगर बोलूँ तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो मध्य प्रदेश में एसडीजी को पर्टिकुलरली पानी और पानी के कंजर्वेशन के लिए, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए और सतत उपयोग के लिए कौन सा गोल टारगेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे घुमा के अगर आपको आता है एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें लिखा दिख रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद है एसडीजी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में किस एरिया में स्वच्छ पानी और सैनिटेशन के लिए फोकस किया जा रहा है। तो कौन से गोल पे फोकस किया जा रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 पे किया जा रहा है, ताकि क्लीन वाटर और सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, है ना? ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रही थी। इसके बाद में ये भी पूछ सकता है कि स्वच्छता की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस शहर का नंबर लगा? तो इंदौर नंबर 1 लगा, ये हम बता सकते हैं उसमें। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। राजधानी पूछ सकता है ना? और अब हम आ जाते हैं गोल नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समय लेके समझिएगा। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब जो आपको इजीली उपलब्ध हो सके और स्वच्छ ऊर्जा। तो ये क्यों है? ताकि रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, इसका पर्पस है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि देखो, अगर हम देखें किस किस क्षेत्र में 100% हमको अचीवमेंट हुआ है, तो ये देखो, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज, जिन गांवों में बिजली नहीं थी उन गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब विद्युतीकरण हो चुका है 100% इंडिया में, ये रिपोर्ट कहती है। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको अब 2019-20 में 10% ही यूज हो रही थी, सोलर ऊर्जा हो चाहे पवन ऊर्जा हो, और 2024 तक के 25% तक की ये पहुंच जाएगा, और 2030 तक के हमको 30% इसको पहुंचाना है। ठीक है, इसके बढ़ने से क्या होगा? थर्मल और हाइड्रो एनर्जीज जो रहती है वो कम हो जाएगी। सरप्लस पावर एबिलिटी, हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो विद्युत होती है वो कितनी? पहले 28% थी, अब 16%, और इसको कम करना है 10%, क्योंकि ये बचेगा, मतलब सरप्लस पावर अवेलेबिलिटी, ये पहले ज्यादा था, इसको धीरे धीरे कम करना है ताकि लोगों तक की ज्यादा पहुंच सके। ठीक है, फिर स्मार्ट मीटर जो घर घर में लगाए जा रहे हैं वो 100% करना है 2030 तक की, अभी 30%, 50% ऐसे पहुंचा है। और ये उतना कोई काम का नहीं है। हाँ, फिर ये इसमें हम देख लेते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है। पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है ना? तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है 2024 तक के 1257 और 2030 तक के 1800 है, ये हमको याद रखना है। तो 2030 तक के स्मार्ट ग्रिड इन 7 मेजर सिटी सिलेक्टेड अंडर स्मार्ट सिटी, और यहाँ पर जो है ऊर्जा की खपत जो है वो 1257 है। कैसे? कहने का मतलब ये है कि ये बढ़ते जा रही है खपत, ठीक है। और ये स्मार्ट ग्रिड वाला है, नीचे का पॉइंट अलग है, स्मार्ट ग्रिड्स जो होते हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था 19-20 में। अभी ये जो पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था इससे जो 3 सिटीज में चल रहा है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्मार्ट ग्रिड किन किन शहरों को उसमें शामिल किया गया है, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ठीक है। और 2030 तक के 7 मेजर सिटीज सेलेक्ट की जाएंगी अंडर जो स्मार्ट सिटी की इसमें आती है, उसमें हम 7 शहरों को सिलेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश के। अभी 3 शहर है हमारे, उसको फिर हमको 7 करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अभी इंदौर, भोपाल, जबलपुर है, और एक क्या ग्वालियर आ सकता है इसमें, बड़े शहरों की लिस्ट में, और 2-4 इसमें डाल देंगे। अब देखो, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? मे बी कि विच सस्टेनेबल, ये जो मैंने वहां पॉइंट बताई वो तो ठीक है। अब ये देख लो, सिंपल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एसडीजी किस फोकस ऑन इंश्योरिंग सस्ती ऊर्जा, रिलायबल और सतत मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल के लिए कौन जो है कौन सा गोल फोकस करता है? जहां भी ऐसा कुछ आए तो आंख बंद करके, इसलिए मैंने कहा गोल बार बार कह रही हूँ, गोल्स हमको याद होने चाहिए। 7 गोल फोकस करता है, हम इजीली बता सकते हैं। उसके बाद में एसडीजी की रिपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच एसडीजी एड्रेस टू नीड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मध्य प्रदेश की एसडीजी रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा गोल जो है वो सस्ती और सुलभ और स्वच्छ ऊर्जा हमको प्रोवाइड कराता है। तो इसका भी आंसर आंख बंद करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब देखो, ये भी जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के हिसाब से है। इसको एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है की स्कीम इसमें दी हुई है, इन स्कीम्स को नोट कर लीजिएगा। एक है सौभाग्य योजना, पहली क्या है? सौभाग्य योजना। ये 2017-18 में लॉन्च हुई थी, और 100% घरेलू इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब घरेलू ऊर्जा को जो है पूरा प्रोवाइड कराने का था, कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज अचीव्ड बाय स्टेट इन अक्टूबर 18, मतलब ये शुरू हुई और इसको अचीव भी किया 18 में।
New and renewable energy department is taking several initiatives increasing the energy mix in a renewable energy in overall energy mix. MP RE Policy 22 has envisaged a target of 20% renewable energy in state mix by financial year 2024, 30% 2027, 50% 2030। ये जो बात हमने पहले की थी ये वही बात कह रहा है कि मध्य प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। अभी देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी पॉलिसी कब आई थी, 2022 में आई थी। और इसके हिसाब से 20% जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो स्टेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक के मतलब अचीव किया है। और टारगेट क्या किया है कि 30% हमको जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक के और 50% हमको 2030 तक के जो है इस टारगेट को पूरा करना है कि इतनी रिन्यूएबल एनर्जी हम जो है जनरेट करेंगे, है ना। इसके बाद में सोलर पार्क स्कीम, ये हो गया पहला हो गया सौभाग्य योजना, दूसरा हो गया एमपी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। इसके क्या क्या टारगेट ये बता दिए, 20% जो है, फिर उसके बाद 2024 तक के, 30% 27 तक के और 50% 2030 तक के। फिर सोलर पार्क स्कीम में क्या है, सोलर पार्क आर लार्ज स्केल डेवलपमेंट वेयर मल्टीपल सोलर प्रोजेक्ट्स power projects and established in the centralized location to harness solar energy efficiency. This park help in overcoming land acquisition and challenges and provide infrastructure support for development। ठीक है, इसमें बस ये समझ लीजिए कि ये स्कीम में है कि हमको जो है एक मतलब सोलर पार्क्स को स्टैब्लिश करना है। अब इसमें काम का पॉइंट ये है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल साइट, सबसे बड़ी साइट है सोलर पावर प्रोजेक्ट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, है ना। और ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये जॉइंट वेंचर है। ये जॉइंट वेंचर मतलब इसमें भागीदारी किसकी है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम पूछ सकता है एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसईसीआई। एसईसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एमपी यूवीएनएल का एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है ये जो है एक जिसको कहेंगे भागीदारी वाली योजना है, किस किस की, ऊर्जा विकास निगम मध्य प्रदेश की और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। मे भी इस तरह से बात अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। और ये सबसे लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। और फिर उसके बाद में परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड। अब देखो डिस्कॉम जो है कंपनी है जो कि ये सब इलेक्ट्रिक इसका काम करती है, तो इनने टारगेट किया था 2020 तक 100% जो है मतलब ऊर्जा सब तक की मिलनी चाहिए, बिजली सबको मिलनी चाहिए। और अब इसको क्या कर दिया है, 100% 2024 से 30 तक की कर दिया गया है ना। इसके बाद में हमको इसमें जो काम का है नहीं, इसमें कुछ काम का नहीं है, आगे का देख लेते हैं। हाँ, अब रिन्यूएबल एनर्जी शेयर ये देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है रिन्यूएबल एनर्जी सफिशिएंट हमारे यहाँ है, उत्पादित हो रही है। उसके बाद में 36.86% of renewable energy out of total installed general capacity while national target is 40%। हमारा नेशनल टारगेट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का 40%, लेकिन हमारे यहाँ 36.86 तक हो रही है, मतलब लगभग पास में है। सोलर पार्क स्कीम में क्या है ये अभी हमने देखा, तो इनकी देखो सबकी ना उत्पादन की कैपेसिटी याद रखना, ठीक है। जैसे कि पहला क्या हो गया कि 250, जैसे देखो द स्टेट हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट। हमारी स्टेट की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे दिया है 1000 मेगावाट दिया है। उसके बाद में इसमें से अब इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसमें जो है 250 मेगावाट किसकी है, 250 मेगावाट किसकी है, तो वो याद रखना मंदसौर सोलर पार्क की है। मंदसौर सोलर पार्क की कितनी कैपेसिटी है, 250 है, ये याद रखने वाली चीज है। उसके बाद 750 मेगावाट आंख बंद करके लगा दो, रीवा की है। 750 मेगावाट किसकी है, ये रीवा की है, ठीक है, रीवा सोलर पार्क की है। उसके बाद फिर अब देखो ये हो गया, उसके बाद 1500 मेगावाट पे आ जाते हैं। 1500 मेगावाट सोलर पार्क आर अंडर डेवलपमेंट इन
अब ये हो गया तुम्हारा 1000 वाला। इसके बाद देखो 1500 मेगावाट वाले पे हम आते हैं। 1500 मेगावाट में है कि अंडर डेवलपमेंट में है, एक है अगर, कहाँ पर, अगर मालवा वाला होगा ये, अगर में है 550 मेगावाट। कितना है? 550 मेगावाट। उसके बाद शाजापुर, ये नाम पूछ सकता है कि भैया कहाँ, कितनी इनकी कैपेसिटी है, हम ढूंढते रहेंगे कहाँ है। शाजापुर का हो गया 450 मेगावाट। उसके बाद देखो शाजापुर के बाद फिर नीमच का, नीमच का कितना है, सागर शाजापुर का हो गया 450, शाजापुर का हो गया, नीमच का कितना हो गया, इसका हो गया 500। तो देखो अगर का 550, शाजापुर का 450, नीमच का 550 मेगावाट हो गया। उसके बाद में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है ना, ओमकारेश्वर वाला डैम रिजर्वायर इन खंडवा। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है तुम्हारा ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर का कितना है फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी कितनी है 600 मेगावाट। इसको ऐसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1000 क्या है टोटल कैपेसिटी है, जिसमें कि मंदसौर का है हमने क्या देखा था, मंदसौर का है 250 मेगावाट, 750 है रीवा का जो कि वर्किंग कंडीशन में है। और अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन सा, अंडर डेवलपमेंट में 1500 मेगावाट टोटल है, जिसमें अगर में बन रहा है 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट, ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग प्रोजेक्ट एंड ये किस में आता है, खंडवा में आता है ओमकारेश्वर, ये है 600 मेगावाट का। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट इन 2 phases। फर्दर अब विंड सोलर हाइब्रिड प्लस सोलर एनर्जी सोलर स्टोरेज पार्क प्लान इन। अब देखो सिर्फ अभी ये हमने इस साइड में हमने क्या देखा, ये हमने सोलर प्रोजेक्ट्स देखे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों को मिलके बनाना, है ना। तो इसमें सोलर प्लस विंड एनर्जी, अगर इन दोनों को आपस में मिला के कोई मतलब प्रोजेक्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड प्रोजेक्ट कहेंगे। तो देखो आगे वही लिखा है फर्दर, विंड सोलर हाइब्रिड प्लस एनर्जी स्टोरेज पार्क, एनर्जी स्टोरेज पार्क, कि इन दोनों से जो एनर्जी बन रही है उसको स्टोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ठीक है। तो वो कितना कैपेसिटी वाला है, उसकी कैपेसिटी है 2350 मेगावाट। हैव बीन प्लान इन कहाँ पे, छतरपुर में। कहाँ पे प्लान किया गया है, छतरपुर में। कहाँ प्लान किया गया, छतरपुर में, ठीक है। और छतरपुर का हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या देखा था, फर्नीचर देखा था, याद आया, लकड़ी के फर्नीचर। उसके बाद में मुरैना, मुरैना का क्या है, मुरैना की कैपेसिटी कितनी है, ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट की 1400 मेगावाट, कितनी 1400 मेगावाट है। तो यू शुड रिमेंबर, एक हो गया आपका छतरपुर, दूसरा आपका हो गया मुरैना। छतरपुर की कैपेसिटी कितनी हो गई, छतरपुर की कैपेसिटी अभी हमने देखा था 950 मेगावाट। 950 मेगावाट छतरपुर की कैपेसिटी हो गई और मुरैना की हो गई 1400 मेगावाट। और ये क्या है, हाइब्रिड सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट है ना, स्टोरेज के लिए, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 2350। तो दो जगह हो गया। अगर हम एमपी का मैप देख लें, ये हमारा बन गया प्यारा सा एमपी। तो इधर हो जाएगा, यहाँ मुरैना है, यहाँ छतरपुर है, ठीक है। अब देखो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पावर सोलर पार्क, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, इसकी कैपेसिटी यहाँ पे दिया है 600 है, ठीक है। फिर सांची सोलार सिटी, सांची सोलार सिटी बना है जो कि इंडिया का पहला सोलार सिटी है। तो सांची को जो है सोलार सिटी कहा गया है, सौर्य सौर्य शहर। सोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फीडर एट सांची इज बीइंग अंडरटेकन। ये किस स्कीम के अंदर है, कुसुम स्कीम के अंतर्गत, है ना। कुसुम योजना जो सरकार की है उसके अंतर्गत ये सांची को सोलर सिटी बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर रिग्रेड 8 मेगावाट कैपेसिटी हैज बीन अवॉर्डेड विच वुड बी इंजेक्टेड इनटू डिस्कॉम सब्सटेन इन सांची। सोलर फोटोवोल्टिक स्टडी लैम्प, लैटर्न, ड्रायर, कुकर। मतलब यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स ये यूज कर रहे हैं, इसमें फोटोवोल्टिक्स यूज कर रहे हैं, स्टडी लैम्प्स हैं, है ना। लैटन्स मतलब लालटेन, इलेक्ट्रिक लालटेन हो गई, ड्रायर हो गए, कुकर हो गए, सोलर कुकर, स्ट्रीट लाइट हो गए, स्टडी स्टड लाइट्स हो गए, फिर हाई मास्ट लाइट्स हो गए, पावर्ड सिग्नेज हो गए, वाटर कियोस्क हो गए, स्टैंड लैम्प्स हो गए, है ना। ऑफ ग्रिड पावर पैक हो गए, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ट्रीज हो गए। shall be provided through the CSR support from MP, WG, SDFC and NHDC। ठीक है, इन सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है।
तो इसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन ये हो गई। इसके बाद में जो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल है, इससे एक तो क्या है एयर पोल्यूशन, मतलब देखो घरेलू इस्तेमाल के लिए जो है हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना वाना बनाने के लिए, उससे क्या हो रहा है, पहली बात तो एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, धुआं होता है उन सब चीजों से। दूसरी बात क्या है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है ना, और जो है इससे जो है घर के अंदर का पोल्यूशन कम होता है। जब कुकिंग की जाती है तो घर में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे इससे इसके यूज से जो है वो कम हो रहा है, इंडोर पोल्यूशन जो है वो कम हो रहे हैं, ये इसमें बताया गया है। और ये टारगेट किया गया है कि अभी फिलहाल जो है स्टेट ने टारगेट किया है, ये देखिए कि स्टेट टारगेट अराउंड 100% इन 2020 आउट ऑफ वाइल अभी तक के 88% ही अचीव हो पाया है, तो 2024 तक के 100% इसको कर दिया जाएगा, ये टारगेट है। ठीक है, अब इसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी शेयर टोटल फाइनल एनर्जी मिक्स ये सब हो गया है। इसके बाद में ये नेक्स्ट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा 8वां गोल है ना, जिसमें क्या है आगे हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की फीमेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट मध्य प्रदेश की फीमेल का क्या है, 2011 के हिसाब से तो बहुत कम है, 33%, 32% पे ही है, ये उतना काम का नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए कार्य क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि दर, ये इसमें आता है गोल नंबर 8 में, है ना। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, जो ये जो लघु कुटीर उद्योग और लघु कुटीर मध्यम उद्योग जो है वो 2020 तक 200% का टारगेट है, और इन्वेस्टमेंट जो है इन क्षेत्रों में 50% 2020 तक था, जो 200% करना है 30 तक के। एम्प्लॉयमेंट जो है 200% है, जिसको 1000% करना है। इसके बाद में यहाँ पे ये देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन को और अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है जो स्कीम्स लेके आ रही है, तो इथेनॉल और बायोफ्यूल प्रोडक्शन 2021 में जो है लॉन्च किया गया था, और इथेनॉल के ब्लेंडिंग प्लांट्स जो है मध्य प्रदेश में लगाए गए। इथेनॉल जिससे कि वो जेट्रोफा वगैरह से नहीं निकालते हैं, और ये गन्ने की ऊपर की हस्क से, वो सब चीज़ों से जो है गन्ने के ऊपर के छिलके से, तो इथेनॉल की जो प्रोडक्शन होता है, ब्लेंडिंग मतलब इथेनॉल निकालना, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है इस पे काम कर रही है। और इथेनॉल को जो है 10% पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने का टारगेट ये इंडियन गवर्नमेंट का था 2022 तक के, और इसको 20% मिलाने का टारगेट किया गया 2025 तक के। ठीक है, इसके बाद में इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी 2021, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और को प्रमोट करती है, तो ये भी एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है, ये याद रखिएगा। इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी कब आई थी, 2021 में आई थी। फिर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मध्य प्रदेश में क्रिएट करना, मतलब उद्योगों के लिए अच्छा माहौल देना मध्य प्रदेश में, तो इसके लिए जो है सरकार जो है कार्य कर रही है। और ये देखिए यहाँ पर ये लाइन है, मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ती हूँ कि सिंगल विंडो स्कीम असेसमेंट ऑफ स्टेट इन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 वाज रिलीज्ड इन जून 2022, मध्य प्रदेश ग्रेडेड एज अचीवर्स। देखो ये क्वेश्चन पूछा था, प्री में पूछा है, अभी 2000 आपके अभी जो दिसंबर में प्री हुआ था उसमें पूछा था, तो ये यहीं से क्वेश्चन उठा था। अब आप समझ लो जो मैं पढ़ा रही हूँ क्यों पढ़ा रही हूँ। ये आपके एमपीपीएससी 2000 कौन सा था अभी 23 वाला एग्जाम हुआ था, इसके प्री में जो दिसंबर में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पूरा ही पढ़ लो। क्रिएटिंग बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मध्य प्रदेश हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड बिजनेस रिफॉर्म related to environment registration, labor registration, obtaining utility permission, inspection reform assess to informal। तो ये कह रहा है कि रिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी इनेबल सिंगल विंडो सिस्टम असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन। हमारा जो असेसमेंट हुआ, हमारी जो इसके लिए जो भी उनके पैरामीटर थे सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन पैरामीटर्स में स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 रिलीज्ड इन जून 2022। ये जो एक्शन थे 2020 के, और ये रिलीज कब हुए, जून 2022 में।
तो मध्य प्रदेश को कौन सा ग्रेड मिला है? अचीवर्स का ग्रेड मिला है। असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, और किस ये जो हमारा था बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, उसके लिए हमको अचीवर्स का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? अचीवर्स का अवार्ड मिला है। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे निकल निकल के आते हैं, है ना। हम सोचते हैं क्वेश्चन आए कहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। अब ये एक बार ये भी देख लो कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जो है इफेक्टिव है फॉर सस्टेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ये जो पॉलिसी इफेक्टिव है किसके लिए? कि ताकि हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा आए, और इसके लिए जो है 445.79 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन हुआ है। इस पॉलिसी में जो है पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड इंसेंटिव्स और प्रोवाइडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ मेगा लेवल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसमें जो है मेगा लेवल की इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चालू करने के लिए जो है प्रमोट किया जाएगा। तो कौन कौन सी? फूड प्रोसेसिंग हो गया, अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हर्बल माइनर प्रोडक्ट्स हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये देखिए पढ़ते पढ़ते इसमें से मैंने बता दिया कि क्या पूछा है। अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, इसको भी नोट कर लेना, एमपी मुख्यमंत्री उद्यान क्रांति योजना 2022। देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैटर निकालना बहुत टाइम टेकिंग होता है, और इसको अगर हम जब खुद से इसको नोट्स बनाते हैं ना, तो ये चीजें हमको अच्छे से याद होती है। इसलिए मैं हमेशा इस चीज को प्रमोट करती हूँ कि आप इसकी खुद से, जो मैं बता रही हूँ, आप खुद नोट्स बनाइए। ये आपको ना एक पढ़ने की अच्छी अप्रोच देगा। The scheme target to provide collectoral free credit for self-employment। इसमें बस ये याद रख लो कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का संबंध किससे है? जो छोटे उद्योग होते हैं, एमएसएमई होते हैं, उनको इंक्रीज करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने से। उसके बाद मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम 2022 कब लॉन्च हुई? क्योंकि देखो अभी अपने को एमपी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करना है, और ये उसी में कवर हो रहा है। मध्य प्रदेश के उद्योग पढ़ने हैं तो ये स्कीम्स भी उसी में कवर हो जाएगा। एक पन दो काज हो गए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर पा रहे हो और आप जो स्कीम्स भी कर पा रहे हो। तो जो स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम 2022 है, ये जो है एक मध्य प्रदेश को एक ऐसा डेस्टिनेशन बना के देती है जहाँ पे कि एक अलग अलग बिजनेस यहाँ पर आ सके, एंटरप्रेन्योर्स आ सके, और यहाँ पर जो है अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2021। इसमें क्या है? ये अभी मैंने पीछे जो किया था ये वही वाला है कि इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, रोजगार क्रिएट किया है, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है, एक्टिव पॉलिसीज बनी है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मतलब अच्छा माहौल दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज बन रही है प्रदेश के युवाओं के लिए, और स्वरोजगार के अवसर जनरेट हो रहे हैं, और जो है ओवरऑल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 के अकॉर्डिंग। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्या है? ये स्कीम क्या है? ये सिलेक्ट करती है हर जिले से एक प्रोडक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। एडिशनली एक्सपोजर विजिट टू रिलेवेंट यूनिट आउटसाइड द स्टेट बाय बीइंग फैसिलिटेट टू मैन्युफैक्चर एंड एंटरप्राइजेस ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। ये याद रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम, रोजगार उत्पन्न योजना। ये 2020-21 में खादी जो होता है, खादी और खादी ग्राम उद्योग कमीशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड 35 करोड़ मार्जिन मनी टू 1199 यूनिट्स सेटिंग अप यूनिट्स इन विलेज। गांवों में खादी उत्पादन के लिए यूनिट्स स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें पैसा दिया है। किस स्कीम के अंतर्गत? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है एज इट इज, तो ये भी याद रखिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, है ना। और ये स्कीम के अंतर्गत क्या है? 2021-22 में मतलब कुल मिला के याद रखना है, खादी ग्राम उद्योग कमीशन 2022 ने इस स्कीम के अंतर्गत गांवों में अपनी सेल्फ जनरेशन, स्वरोजगार के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए पैसे दिए, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस कर सके, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एसडीजी का नेक्स्ट गोल है, ठीक है, जिसमें कि याद रखना है हमको कि हमारा क्या टारगेट है?
जो घरेलू ऊर्जा है उसका यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। हर घर में एलपीजी कनेक्शन का यहाँ पे दिया है कि टारगेट है 75% तक के होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में हाउस होल्ड घरों तक के नल, घर घर नल योजना 50% तक के पूरा होना चाहिए। उसके बाद में जो काम काम का बताते जा रही हूँ मैं आपको। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है 739 किलो वॉट होना चाहिए, किलो वॉट पर आवर, है ना, 739 किलो वॉट पर आवर होनी चाहिए। और उसके बाद में बस ये इसमें मेन काम का है ना। और कोई काम का नहीं है। इसके बाद देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में एसडीजी का एम है सुरक्षित, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल औद्योगिक और इनोवेशन और अधोसंरचना का विकास करना। ये किस गोल के अंतर्गत आता है? तो हम लगा देंगे ये गोल नंबर 9 के अंतर्गत आता है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रिपल आई। अब मध्य प्रदेश ने आपको पता है सेकंड पोजीशन सिक्योर किया है एक्सपोर्ट प्रिपरेशनेस इंडेक्स में। इसमें है कि लैंडलॉक स्टेट जितने, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इतने स्टेट्स का जो है इनके बीच में एक इंडेक्स के लिए देखा गया कि जो एक्सपोर्ट के लिए कौन से स्टेट्स जो है ज्यादा सुटेबल है। तो एमपी ने इसमें सेकंड पोजीशन अचीव किया है 8.4 स्कोर के साथ में। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अबव 17 to 22 एक्सपोर्ट। In the year 21-22, export are expected to 58,407 crores। ये एमपी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2023 के आंकड़े के अनुसार है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। अब इसके बाद में रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी हमारा 10वां गोल है, मतलब असमानता को कम करना। तो इसको याद रख लीजिएगा कि टोटल पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश की ये 17-18 की रिपोर्ट है। इससे ज्यादा जरूरी है ये वाला, हाँ इसमें एक पॉइंट, हाँ लिटरेसी गैप, जो लिंग आधारित जो शिक्षा में गैप है, तो ये इसको 0% करने का टारगेट है 30 तक के, अभी ये 15% पे है। ठीक है, ये याद रखना है बस। उसके बाद अब ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन सा गोल है जो कि असमानता को कम करता है और अलग-अलग सेक्शंस के बीच में जो है असमानता है उसको कम करने का प्रयास करता है। तो हम सीधे लगा देंगे गोल नंबर 10 है जो कि असमानता को कम करता है। इसके बाद हमारा गोल नंबर 11 आ गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो इसमें आ जाएगा कि देखो इसमें हम काम काम का देख लें। यहाँ पर जो मुझे आपको बताना था, एक सेकेंड का आ गया, इंटीग्रेशन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोकेशन, ये देखिए, हाँ ये वाला है यहाँ पे, रिलायबल एंड सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट ऑल विलेज लेवल, ये 100% हो चुका है। ऑटोमेटेड ड्राइवर टेस्टिंग स्किल, ये भी 100% हो चुका है। उसके बाद में ऑटोमेटेड व्हीकल लोकेशन 30% हो गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट 50% हो गया, क्योंकि अच्छी सड़क, चौड़ी सड़क बन गई तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है 30 तक के तो 20% हो जाएगा, लेकिन अभी 50% समस्या सॉल्व हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एसडीजी के प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति के मापने वाला भारत का पहला शहर बना है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो एसडीजी के गोल्स है उसको प्राप्त करने की दिशा में भोपाल पहला शहर बना है इंडिया का। ठीक है, और शहर ने एक स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा, जिसका नाम क्या है, VLR प्रक्रिया को अपनाया, जो एक उपकरण है शहर के एसडीजी की पर उनकी प्रगति का आकलन करने और क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो देखो इसमें है कि 12वें गोल में मध्य प्रदेश, ईयर ये 2015-16 की बात है, कि क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज, फसल सुरक्षा बीमा योजना 50% है, इंडिया का 26% था। 15-16 की बात है, अब तो और कम हो गया होगा, ये बढ़ गया होगा ये। फिर एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, किसकी, इंडस्ट्रीज से जीडीपी कितनी है, मध्य प्रदेश की 25.9 है 13-14 में, और इंडिया की थी 26%, जो ये भी बढ़ गई होगी, ये भी श्योर है कि ये बढ़ गई होगी।
ये बढ़ गया होगा, ठीक है। उद्योगों का जीडीपी में जो योगदान है बढ़ चुका है। नेट इरिगेटेड एरिया, सिंचित क्षेत्र कितने थे 14-15 में 62.43 और इंडिया के थे 48%। एक्सक्यूज मी, ये भी बढ़ गया होगा। एरिया अंडर नॉन फूड क्रॉप्स, ये 35% था एमपी का और इंडिया का 28%। तो ये डाटा दिया है, इसके बाद का अभी रिपोर्ट नहीं आया है। इसके बाद में मध्य प्रदेश मिल्क प्रोडक्शन अभी प्रेजेंट सिचुएशन है 14% मिलियन टन, 14.82 मिलियन टन, जिसको टारगेट किया 30 तक के। हमको ये टारगेट याद रखना है 37% लाना है। एग का प्रोडक्शन जो है 5500 लाना है, अभी प्रेजेंट में कितना है 1694 मिलियन। मीट प्रोडक्शन 1000 मैट्रिक टन में अभी 79 है, जिसको 264 मैट्रिक टन, क्योंकि ये हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, है ना। उसके बाद है वाटर रिचार्ज बाय बलराम ताल। वाटर रिचार्ज बाय बलराम ताल, इस तरह के क्वेश्चन पीएससी हमेशा पूछता है। आप सुनो, ये क्वेश्चन प्री में ऐसा उठ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसको नोट कर लो कि वाटर रिचार्ज बाय बलराम ताल नंबर्स में। तो अभी हमारे पास 1297 तालाब है, ठीक है। ये फ्यूचर अभी 2020 तक के 4303 हो गए और 24 तक के 6301 हो गया है, और इसको जो अबव 1 लाख करना है, ये हमारा टारगेट है। तो पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि 2024 में कितना, ये भी पूछ सकता है। 6307 ये भी पूछ सकता है कि भैया आपका 2030 में टारगेट क्या है, तो 1,11,063 1163 सॉरी 11,163, सॉरी 11,163 करना है। अभी 6,000, मतलब अभी फिलहाल में 2024 में 6,000 है और प्रेजेंट सिचुएशन में तो कहा जा रहा है 1200 है। अब है बैलेंस फर्टिलाइजर का, तो एनपी के मतलब सोडियम पोटेशियम एंड नाइट्रोजन पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये सब जो है इसका जो परसेंटेज है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये उतना कोई काम का नहीं है। इसके बाद है 13 हमारा गोल है क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन हाउस गैसेस फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है 30.73, कितना है ये याद रख लो, ये वाला ही काम का है। 30.73 हमारा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इन टोटल एरिया। 2023 तक के इसको 31% करना है और 2030 तक के 33% पे लाना है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज डिसाइडेड है कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इसके बाद में हम जो है क्लाइमेट चेंज, मतलब हमें स्वच्छ एनवायरनमेंट रखने के लिए हम इस पे भी काम करेंगे कि पवन ऊर्जा हमारी कितनी हो 4.141 हो एट प्रेजेंट है। सोलर एनर्जी कितने परसेंट है 2 अगर मेगावाट में देखें तो 2.999। बायोमास एनर्जी हमारी कितनी है 0.3625, 0% से भी कम है, बट ठीक है काम चल रहा है। हाइडल एनर्जी कितनी है, तो ये कितनी है 3801 और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कितना मेगावाट परसेंटेज है 7.88। ठीक है, जिससे क्या होगा हमारे क्लाइमेट चेंज को हम इसमें योगदान दे सकते हैं, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभावों को समीक्षा के लिए या उसको संभालने के लिए कौन सा गोल टारगेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज वाला गोल नंबर 13 टारगेटेड है, ये पूछ सकता है ना। इसके आगे का हम कल देखेंगे और आई होप कि, क्योंकि बहुत सारा करने पे कंफ्यूजन भी होता है, तो आज मैंने आपको जो मोस्ट ये इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन था ये बता दिया। इससे मैंने आपको ऐसे 8-10 पॉइंट्स बताए जो कि प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि अभी प्री के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री से क्वेश्चन हो सकता है कि हमें देखने भी मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है ना, इतने सालों के पेपर एनालिसिस से ये चीज समझ में आई है। So thank you so much for watching this video. Have a nice day and all the best for your preparation.